540 540 के लक्ष्य के लिए एक साल का नजरिया बना के सारेगामा में निवेश की राय है। दूसरा नेहा, जो भी आप ये मॉनसून एग्री कमोडिटीज कवर कर रहे हैं, तो आज जैसे विगन हर्ता शेयर्स की बात करी है, तो एक विगन हर्ता ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। मच अवेटेड टमाटर के अंदर 300 वाला टमाटर नेहा 20 रुपए के नीचे आ गया है, कोई कवर नहीं कर रहा है। मैं तो विदेश गया हुआ था, मेरे को तो कल ही पता चला 19 रुपए का भाव हो गया है टमाटर का। इसको भी आप कवर करें 11:30 बजे। इतना पैनिक मचाया था न्यूज चैनल्स ने, जनरल न्यूज चैनल्स ने। अब कहीं कोई खबर नहीं है। मैं तो कल आई वाज सरप्राइज, क्या शॉक था कि 19 रुपए हो गया है और कहीं कोई प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसकी बात नहीं कर रहा है। सर, वैसे अगर हम बताएं दीप, इनफैक्ट हमने लगातार इसकी कवरेज इस लिहाज से की है कि अभी तक जितने भी यहाँ पर महंगाई के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो खाने पीने की चीजों की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। सिर्फ अगर आप यहाँ पर शक्कर की कीमतें साइड में रख दें, कच्चे तेल की कीमतें साइड में रख दें, तो खाने पीने की जितनी चीजें हैं वो यहाँ पर सस्ती हुई हैं। और टमाटर, हाँ, जिसने सबके बजट को लाल करके रखा था, अब उसकी कीमतें भी कहाँ 300, एज यू राइटली पॉइंटेड, 200-250 तक चली गई थी। अब 20, मैंने 15 रुपए में खरीदा है। बंसल जी, आपने कितना खरीदा सर फिर? नहीं खरीदेंगे, आपको स्टॉक करना नहीं है, खरीदा तो लिमिटेड ही है, बट मेरे को 19 रुपए में मिला है। नहीं, मुझे लगा उस समय क्योंकि फिर 300 रुपए में मौका नहीं मिल रहा था खरीदने का, तो अब 20 रुपए में थोड़ी एक्स्ट्रा खरीद गए होंगे बाहर, तब उस टाइम 180-200 का रेट चल रहा था, लेकिन बहुत तेजी से नीचे, और लेटेस्ट तो मैंने 15 का खरीदा है। आई थिंक बग्गा साहब भी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी बग्गा सर। नहीं, बंसल जी तो कुछ और शॉपिंग नहीं करके आए अमेरिका से, वहाँ मेक्सिको से 2 बड़े-बड़े सूटकेस टमाटर के लेके आ गए थे। अब वो और उसी से फिर तो डॉलर भी स्ट्रांग हो गया, साथ में जो लगा था कि 300 का बिकेगा 20 का हो गया। दीप, बहुत भारी नुकसान हो गया। बहुत भारी नुकसान हो गया। करना चाहिए था। आई थिंक कुणाल जी भी कुछ कह रहे हैं। कुणाल जी सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बंसल जी ने बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन किया। दीपांशु, अभी मैं कल और परसों अलग अलग जगह पर डिनर करने गया, दोनों जगह टमाटो सूप मेन्यू में था। तो मेरे मन में ये विचार भी आया कि क्या टमाटर सस्ते हो गए, लेकिन मैंने ट्रैक नहीं किया। तो दोनों जगह आजकल टमाटो सूप मिल रहा है। चलिए, बढ़िया, लुफ्त उठाइए। टमाटर के दाम 300 वाले अब आपके वापस कंट्रोल में आ गए। 15 रुपए आप कह रही हैं, 15 रुपए मिल गए। बंसल जी ने 20 में देखे, तो बढ़िया है उसका एक्शन। अब एटलीस्ट जोमेटो टोमेटो का जो कंपैरिजन था वो थोड़े समय के लिए रुक भी जाएगा। पर आइए, एसपीएल मिड कैप्स हमारे खास मेहमान है, तैयार करते हैं उनका स्वागत, सेठी साहब और पालविया साहब। आप दोनों का स्वागत है और त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं भी आपको। शुक्रिया हमारे साथ आज मंडे जुड़ने के लिए भी। सेठी साहब, बताएं आपकी एसपीएल मिड कैप्स की लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले तो दीपांशु, आपको, नेहा को, अजय बग्गा जी को और सभी एक्सपर्ट्स को, प्लस जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों, गणेशोत्सव की और पर्यूषण और डिस्ट्रक्शन महापर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दीपांशु, आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो अभी 1075 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एक डिफेंस सेक्टर की बहुत ही दमदार कंपनी है और आज ये सेक्टर भी फोकस में है। सरकार ने 45,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स देने का जो प्रावधान किया है, तो उसका भी एक फायदा पूरे सेक्टर में देखा जा रहा है। बाकी एक अपने आप में एक बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स जैसे और फिर कई सारे जैसे टॉर्पीडोज है, फिर गाइडेड मिसाइल्स है, आकाश मिसाइल्स भी इनका योगदान रहा है। तो इस तरह की कंपनी है। बाकी हम देख रहे हैं सरकार का पूरा फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, और डिफेंस पे स्पेंड भी काफी बढ़ रहा है। तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी रहेगी और अपने रिसेंट हाइट से स्टॉक करेक्ट भी होया हुआ है, तो एक अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। बाकी दमदार फंडामेंटल्स है, एक जीरो डेट कंपनी, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अच्छे रिटर्न रेशियोज, और एफआईआईज भी अराउंड 8% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी है, एलआईसी है। मुझे लगता है 9 से 12 महीने के लिए इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए करंट लेवल्स पे। मेरा इसमें बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट है 1300 रुपए का इन द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ्स। 1300 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। लॉन्ग टर्म पिक भारत डायनामिक्स, ये है सेठी साहब की तरफ से। पालिया साहब, मॉर्निंग सर, बताएं आपकी आज लॉन्ग टर्म पिक कौन सी है? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को और सभी पैनल मेंबर को गणेश उत्सव और पर्यूषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ।
लॉन्ग टर्म पिक जो रहेगी वो रहेगी आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो मंथली सेटअप के हिसाब से स्टॉक अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पे तैयारी करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप में स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिखी, हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे बनाते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो टारगेट आना चाहिए वो करीब 190 से 210 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो आरसीएफ में बाय करने की सलाह है। छोटे मोटे टिप्स में इसको ऐड किया जा सकता है। 105 रुपए के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। और आज तो फोकस में भी है ये सेक्टर और मूव भी अच्छी आ रही है, 2.5% ऊपर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, बट आगे भी बड़ी मूव दिख रही है पाल व्यास आपको। तो आरसीएफ 190 और 210 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलनी है। मगर साहब एक और सवाल सर, सेंट्रल बैंक पॉलिसी को लेकर और फिर कुछ और चीजों पर आपसे करनी है चर्चा। बट चीन में क्या चल रहा है सर? पिछले हफ्ते दूसरी बार हमने देखा उन्होंने अपना सीआरआर कैश रिजर्व रेशो में कटौती की। इस हफ्ते उनके प्राइम लोन रेट पर फैसला आने वाला है, ऑलरेडी वो रेट कट कर चुके हैं, अपनी इकोनॉमी को और स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उनका स्टॉक मार्केट लोज पर ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो पर चीन का स्टॉक मार्केट आ गया। तो बाजार को भरोसा नहीं आ रहा है जो भी इनके मेजर्स आ रहे हैं अपनी इकोनॉमी को आगे स्टिमुलेट करने के लिए। कैसे समझना है सर, और कुछ सरप्राइज और आगे आ सकते हैं चीन की तरफ से? बहुत बहुत अहम बात है दीप, बिकॉज ओवरऑल सेंट्रल बैंक्स अब पीक रेट की तरफ जा रहे हैं। वो नॉन इशू हो जाएगा और 3 महीने 6 महीने में। बट चीन का एक स्ट्रक्चरल इशू चल रहा है स्लो डाउन का, जहां वो मल्टी डिकेड्स में 8-8% ग्रो कर रहे थे, अब 4.5% के करीब आ गए और लग रहा है अगले साल 3-3.5% की ग्रोथ पे आ जाएंगे। तो इसके कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है जो उसका प्रॉपर्टी सेक्टर है वो इतना एक्सटेंड हो गया। और अभी नहीं, 2021 से एवरग्रैंड जब डिफॉल्ट शुरू हुआ था, वो $300 बिलियन का टोटल एक्सपोजर था बैंक्स का और विदेशी निवेशकों का भी। वैसे चलते चलते अब बहुत अच्छे जो डेवलपर्स हैं, कंट्री गार्डन जैसे भी, उनको भी प्रॉब्लम आ गई है। वो रीवर्क कर रहे हैं अपने लोन्स को, बैंक्स को और बॉन्ड होल्डर्स को कह रहे हैं कि आप रुक जाइए, हमें 3 साल की और मोहलत दे दीजिए। तो उसका जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया। और स्केल अगर आप देखें, अगर चीन 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है या 18 ट्रिलियन की है, उसमें से लगभग 25% रेवेन्यू जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड है। तो बहुत बड़ा एक योगदान है ग्लोबल इकोनॉमी में मेटल्स के लिए। अगर आप चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर थोड़ा हल्का होता है, आप देखते हैं कॉपर की कीमतें, आयरन ओर की, स्टील की कीमतें, एल्यूमिनियम की कीमतें, ये सब गिरने लग जाती हैं। तो चीन में स्लो डाउन है। सबसे बड़ा इशू प्रॉपर्टी सेक्टर का है। पिछले हफ्ते थोड़े अच्छे नंबर आए, उनका जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, रिटेल सेल्स था, सब कुछ अनुमान से बेहतर आया। बट प्रॉपर्टी सेक्टर अभी भी मंदी में है। तो उसके सामने जो स्टिमुलस हुआ है वो बहुत छोटा हुआ है। एक मैं आपको आंकड़ा देता हूं, जो लोकल गवर्नमेंट के लिए स्टिमुलस वो लेके आए लगभग $100 बिलियन का था। बट लोकल गवर्नमेंट का अगर आप आउटस्टैंडिंग लोन देखें, $9 ट्रिलियन है। 9 ट्रिलियन के सामने, मतलब 9,000 बिलियन के सामने 100 बिलियन का आपने एक पैकेज रखा। तो वो अभी सारा रिफाइनेंस हो रहा है। बैंक्स को कहा जा रहा है कि आप उसको हेल्प करिए, आप खरीदिए। वो सारा बैंक्स के पास इतना है नहीं जरिया, और फॉरेन निवेशक पैसा निकालते जा रहे हैं। जो आज चाइनीज स्टॉक मार्केट भी गिरा 52 वीक लो पे, और $12 बिलियन तो अगस्त में निकले थे उनके स्टॉक मार्केट से, सितंबर में फिर से निकल रहा है पैसा। तो विदेशी निवेशक काफी विचलित हैं, क्योंकि जी जिनपिंग 2008 में जो पॉलिसी थी कि किसी भी तरह इकोनॉमी को बचाना है, या 2015 में एक झटका दिया उन्होंने ग्लोबल मार्केट्स को और फिर बड़ी तीव्रता से बचाने आए। इस बारी बहुत पीसमिल स्टिमुलस लग रहा है। और जिस देश का डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर गायब हो जाएं दीप, या 2-2 महीने तक वो देखे नहीं गए और कोई ऑफिशियल वक्तव्य नहीं है कि वो कहां पे हैं, जिस देश के 2 अहम जनरल जिनके हाथ में न्यूक्लियर बटन था, रॉकेट फोर्सेस के जो अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे, दोनों गायब हो जाएं,
4 बहुत बड़े आप कह सकते हैं ऑफिशियल्स गायब हुए और कुछ उसमें ऑफिशियली नहीं बताया जा रहा। जी बगा साहब, माफी चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर, एक बार उनको सुन लेते हैं। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल, जबरदस्त लिस्टिंग हुई है, इशू को भी जबरदस्त रिस्पांस मिला था, 65 गुना इशू आपके लिए सब्सक्राइब हुआ था, 735 रुपए का इसका इशू प्राइस था और उसके सामने करीब 35% प्रीमियम पर स्टॉक हुआ लिस्ट और वहां से फिर और तेजी में जा रहा है, 1050 के लेवल्स पर अब आपको आते हुए दिख रहा है, करीब 42-43% ऊपर लिस्ट हो रहा है, तो बढ़िया प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। आइए कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में समझते हैं। डॉक्टर अंकित ठक्कर, कंपनी के प्रमोटर, ईडी और सीईओ हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, बढ़िया रिस्पांस मिला था आईपीओ को और उसके बाद बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग भी आपको होती हुई दिखी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर उसके लिए। और अब आपके जो निवेशक हैं, स्पेशली जो आज निवेशक जुड़ रहे हैं आईपीओ में जिन्होंने पैसा लगाया, वो अब जानना चाहेंगे आगे के कंपनी के ग्रोथ प्लान्स क्या हैं। अब तो आपके पास सभी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, अब आप बात भी कर सकते हैं फ्रीली। आगे के ग्रोथ प्लान्स के बारे में थोड़ा अपने इन्वेस्टर्स को आइडिया दीजिए सर। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो आगे जैसे कि हमने पिछली बार भी जब हम मिले तो मैं बता रहा था कि हमारा जो फोकस है वो टर्शरी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पर ही है। हम कोई भी अलग बिजनेस मॉडल एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं एट दिस मोमेंट, और हम लार्ज स्केल हब फॉर्मेट की हॉस्पिटल्स बनाएंगे और वेस्टर्न इंडिया ही हमारा एक क्षेत्र रहेगा जहाँ पर हम आगे फोकस करना चाहते हैं। डोंबिवली हॉस्पिटल ये कब तक शुरू हो जाएगा सर, और आगे इसके बाद एक्सपेंशन प्लान्स क्या रहेंगे? कुछ और नए लैंड पार्सल्स आप ढूंढेंगे, किस तरह से आप मैनेज करेंगे सर? जी बिल्कुल, डोंबिवली में हम 500 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो ख़त्म होते होते और शुरू होते होते करीब 2 से 3 साल लग जाएंगे। उसके बाद हमारा ऐसा थॉट है कि और कुछ हॉस्पिटल्स बनाएं और लैंड पार्सल ढूंढें, करीब 2 और हॉस्पिटल बनाने का सोच रहे हैं और उसके लिए लैंड पार्सल्स की खोज चल रही है। करंटली कुछ आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन हम जैसे मैंने कहा पश्चिम भारत में ही इसकी खोज कर रहे हैं। ओके सर, आपके ऑलरेडी जो रूम रेंट एवरेज रेवेन्यू पर बेड आता है वो ऑलरेडी थोड़ा हायर साइड पर है, बड़े पीयर्स के कंपैरिजन में भी बहुत ही इंप्रेसिव है। क्या इसी लेवल पर रहेगा, आगे और बढ़ने का स्कोप है? किस तरह से देखें, करीब 51,000 पर आपका आता है करंटली एवरेज बेड रेट? जी, सो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड आरपॉप जो इंडस्ट्री एनालिस्ट मेजर करते हैं, वो 2 चीज़ों का फंक्शन होता है। एक तो है कि आप कौन सी सिटी में और किस लेवल की फैसिलिटीज़ ऑपरेट कर रहे हैं, उससे आपका प्राइसिंग लिस्ट और इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट रेट्स तय होते हैं। और दूसरा है आप कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो यदि आप बड़े शहरों में हैं और आप क्रिटिकल सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आरपॉप थोड़ा हायर साइड पर रहता है। बिकॉज हम वेस्टर्न इंडिया के प्रीमियम मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं और हम टर्शरी और क्वार्टरनरी सेवाएं जैसे कि कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, हार्ट, स्पाइन, ये इस तरीके की सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। तो ये दोनों की वजह से हमारे आरपॉप्स जो हैं वो रिस्पेक्टेबल हैं। अच्छा सर, क्योंकि अब आप इस आईपीओ के जरिए जितने भी प्रोसीड्स आए उससे अपनी डेट तो क्लियर कर रहे हैं, आगे फिर क्या सिचुएशन रहेगी कैश फ्लोज को लेकर? एबिटा कैसा रहने वाला है? ग्रोथ पिछले 3 साल में अच्छी रही है, मार्जिन्स पर थोड़ा आउटलुक दीजिए सर अपना। जी, पिछले साल हमारा करीब 200 करोड़ के आसपास का एबिटा मार्जिन था, और इस साल जैसे पिछली बार मैंने बताया कि इंदौर और पूना की जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें काफ़ी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का स्कोप है, तो हमें अच्छी ट्रेजेक्ट्री दिख रही है। तो जैसे ही ये यूटिलाइजेशन रहेगा तो रेवेन्यू विच विल इवेंचुअली ट्रांसलेट इनटू एबिटा, ये भी इम्प्रूव होना चाहिए इन टाइम्स टू कम। जैसे आपने कहा कि डेट फ्री हो जाएंगे आईपीओ के बाद, तो इस कारण से एबिटा और पैट के बीच में करंटली जो हमारा गैप ज़्यादा है वो भी श्रिंक हो जाएगा, एंड एबिटा और पैट के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड विथ सिमिलर एबिटा मार्जिन्स, वी विल हैव मोर फ्री कैश अवेलेबल इन हैंड, जिसको हम प्लाउ बैक करके कंपनी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बधाई आपको एक शानदार आईपीओ के लिए, बढ़िया रिस्पांस और एक अच्छी लिस्टिंग के लिए भी। आशा करते हैं आगे भी आपकी ऐसी परफॉर्मेंस रहे, एंड ऑफ कोर्स आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, नंबर्स आएंगे तब भी आपसे एक अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ठक्कर साहब आज अपना वक्त जी बिजनेस को देने के लिए। आइए पोजिशनल कॉल्स ले लेते हैं सेठी साहब और पालविया साहब की तरफ से एसपीएल मिड कैप्स में। सेठी साहब बताएं आज की आपकी पोजिशनल कॉल। बिल्कुल दीपांशु, आज की जो मेरी पोजीशनल कॉल है, स्टॉक का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स। एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, नीचे लेवल से कई बार मैंने रिकमेंड किया हुआ है। अभी 1315 के लेवल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1370 के इसके पोजीशनल टारगेट है, 1295 का स्टॉप लॉस रखना है। ये कंपनी भी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स की। इसके अलावा ये एपीआईज बनाती है फार्मा कंपनीज के लिए, फिर एग्रो केमिकल्स और फाइन केमिकल्स। इनका एक नया प्लांट फार्मा एपीआई का अंकलेश्वर में भी अभी हाल ही में शुरू हुआ है। बट ये स्टॉक पे मैं बुलिश रहा हूं एक और वजह से, ये लोग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के स्पेस में। एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का, जो कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में काम आता है और वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है जो इस सेगमेंट को कैटर करेगी। तो उस लिहाज से स्टॉक अच्छा लगता है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। एक जीरो डेट कंपनी है। इनका 2021 में जहां 135 करोड़ का डेट था वो घट के आज जीरो हो गया है। तो इस तरह की कंपनी है। और बाकी कई बाजार के दिग्गज निवेशक भी इस स्टॉक में निवेशित हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 1370, स्टॉप लॉस ऑफ 1295। ओके, तो ये है आपके लिए एमी ऑर्गेनिक्स 1370 के टारगेट से खरीदारी करें। पालिया साहब आप बताएं आपकी आज की पोजीशन कॉल। तो दीपांशु जी पोजिशनल पे पिक में हमें रियल एस्टेट स्पेस से सनटेक रियल्टी यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो दिसंबर 2022 के जो स्विंग हाई बने थे वहां का भी ब्रेकआउट अब यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक में एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बने हुए। तो ये क्लियर दिखाता है कि स्टॉक में एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। तो सनटेक रियल्टी पे बाय करने की सलाह है पोजिशनल बेसिस पे। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट इसमें आना चाहिए करीब 515 से लेके 530 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 395 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए सनटेक रियल्टी, यहाँ पर भी आपको करके चलनी है खरीदारी पालविया साहब की तरफ से। शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेनी है। उससे पहले एक और खास न्यूज पर व्यूज और जो नया आईपीओ आ रहा है वेडनेसडे को खुलने वाला है, इसके मैनेजमेंट से करनी है हमें बातचीत। और आईपीओ आपके लिए खुलने जा रहा है साई सिल्क कला मंदिर का। इंटरेस्टिंग आईपीओ है। साउथ में ऑफ कोर्स बड़ी प्रेजेंस है कंपनी की और काफ़ी वेल नोन ब्रांड भी है। बहुत ही कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, साउथ में है। साड़ी बनाने का ये काम करते हैं और उसकी फिर रिटेलिंग भी होती है। 2005 में कंपनी का कारोबार शुरू हुआ था। भारत में साउथ एरिया में काफ़ी बड़े इनकी प्रेजेंस है। रिटेल्स का बड़ा एक नेटवर्क भी इनका बना हुआ है और आगे अब ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं जिसको आगे एक्सपैंड भी करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान आज शो में जुड़ रहे हैं। प्रसाद चलावड़ी साहब जो कि फाउंडर और एमडी हैं कंपनी के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही भारद्वाज राम रचा मडुगु साहब जो कि कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। प्रसाद सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक बार थोड़ा कंपनी के बारे में हमें बताइए। एग्जैक्टली क्या करती है आपकी कंपनी, क्या है आपका बिजनेस मॉडल सर? So to start with, let me speak in English, sir. My Hindi is not Absolutely, that sir. good. Speak in any language that you're comfortable, or if you can't understand any question of mine, then please feel free. मैं आपके लिए repeat भी कर दूंगा वो. We started this company 17 years back in 2005. Before starting this company, I was working as a software engineer living in America. Though I was living there, working there, my heart was always back in India. I want to come back, start some retail, make enterprise out of it because I hail from a business family which was into a retailing from generations. So when I decided to come back, I have started doing extensive research. I identified this woman-centric Indian ethnic is the most potential category for me to get into because this particular category is closely, connected with our Indian festivals, weddings, and occasions. So with this great faith and strong belief to move forward in this category, we started off our first store in the year 2005. From there, in the last 17 years, we have established 4 successful brands. And as of today, from first store, from 3,500 square feet to we have scaled to 6 lakh square feet. From 50 employees to 5,000 employees. We work with hundreds and thousands of
weavers, master weavers, vendors across 100 places of India. And we are very proud to say, like, we are the youngest with 17 years of heritage to become one of the largest ethnic player in India, women-centric. And since we have identified South to start our journey, in South, saris, like, is well accepted as a women ethnic wear for all occasions, weddings and festivals. So that's the reason why we are focused on this. And like, as of today, as I told you, like, we are present only in 12 places in South India. And we have a great opportunity to explore every other place in South India as well as East, West, North. बढ़िया सर, और अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कंपनी का, आपका प्रमोटर्स का भी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस रही है। भारद्वाज सर, आपसे जानना चाहूँगा, करीब 1200 करोड़ का ये इशू है, किस तरह से प्रोसीड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, आईपीओ के बाद किस तरह का कारोबार रहेगा, थोड़ा इसके बारे में हाईलाइट करें। Sir, Zarur sir. So first of all, we have a 600 crore fresh issue and about 22.7 crores worth of OFS. From the fresh issue, around close to 400 crores is going towards opening up our new stores. We propose to open around 30 new stores in the next 2 fiscal years. And we also plan to repay a small portion towards a debt, long-term debt. And the remaining amount is marked towards GCP. And GCP amount also we wanted to actually reduce our payable days, because we believe that will help us increase our gross margins and gross profit levels in the near years to come. So this is a quick history, sir. I think major fund is going towards growth capital for us, with these 30 new stores all coming in Tamil Nadu, which happens to be the most potential area, sir. If you take about the entire country, Tamil Nadu has a very big appetite for Indian wear, ethnic, especially saris. And our last year we have opened around 2 stores, and we have old 2 stores also in Tamil Nadu. These 4 stores are giving us great amount of feedback, great insights in terms of the market. And these 30 new stores, we strongly believe that it will help us put in the right strategic manner in our growth story. भागवत सर, एग्जैक्टली कितना आप स्टोर एक्सपेंशन में यूज कर रहे हैं? जैसे आपने कहा 30 स्टोर्स यू आर प्लानिंग टू ओपन, पर स्टोर कितना स्पेंडिंग होती है, इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से कितना जाएगा, और कितना टाइम लगता है सर बाय द टाइम दीज स्टोर्स ब्रेक इवन एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग? Sir, if you take about an average of we are planning to open about 288 crores is going towards our working capital, and about 125 crores is going towards our capital expenditure as well as store launch expenditure. So that gives you close to 400 crores of opening. Generally, if you take, sir, if you take about our formats, it's a typical square footage of about 5,000 is our average square feet. And our capital expenditure for opening each store will be close to around 5,000 rupees. If you've seen our stores, the audio, video, visuals, we create a wonderful experience in and around the store. And that is the reason why our capital expenditures are there. And an average of our Varamahalakshmi stores, we have about 20,000 rupees will be our average inventory per square feet. Putting all of this in per store, you can expect anywhere between 12 to 14 crores of our store opening per store. And we propose to open 30 stores. In this, 7 stores will be coming in this financial year. Now that we have our IPO coming in, before the end of Q4, we are planning to open 7 stores this year. Next year, we are planning to open around 18 stores, and the year later, we will open our remaining stores. That puts us around 30 new stores in the next 2 fiscal years to come. और ब्रेक इवन कितना टाइम लगेगा सर? सर, आई एम सॉरी, आई लॉस्ट यू। जो ये नए स्टोर्स खुल रहे हैं, पर स्टोर ब्रेक इवन कितने टाइम में आता है, और फिर वहां से कंट्रीब्यूशन कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हेलो, यस सर, आ रहा है आपका ऑडियो, बताएं सर। ओके, आई थिंक थोड़ा इशू आ रहा है भारद्वाज सर के ऑडियो में। प्रसाद सर, अगर आप बता पाएं कि कितने टाइम में ब्रेक इवन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा सवाल था सर, क्योंकि रिटेलिंग इन इंडिया ही बहुत बड़ा सेक्टर है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ से भी बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, और आपकी स्पेस में भी आई एम श्योर काफी कंपटीशन रहता होगा, तो फिर वो आप कैसे मैनेज करते हैं, और आपके क्या एडवांटेजेस होते हैं वर्सेस सम ऑफ द अदर अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स सर? Sir, the idea for me to get into this particular industry, one, it is totally having a great potential.
Second important thing, sir, it is so fragmented and so unorganized length and breadth of India. So that's where I have seen an opportunity equivalent to a gold mine. I believe if I can penetrate with the organized techniques in this industry, that will, I can chase my dreams and make my dreams come true. With that thought process, how are we different than any other players? Sir, from the beginning, since we have a great software background, in every, software became the DNA of our entire system. So end-to-end operations, we control with a professional software, in-house software. So it gives us a great control levels wherein we could able to have this very tight control on our day-to-day operations. That gives us a great advantage than anybody else. And when it comes to the potential, yes, since we have a right positioning, we have 4 brands which address the entire spectrum of the market. And that is giving us a great advantage with this back-end systems and support. And also we have a great logistic, we have a great buyer team, and we have a great marketing team. We have a great administrative team, and putting all these things together. So that's the reason why within just 17 years, we could able to become one of the largest player while competing with industry giants who has 180, 90 years old of heritage, sir. अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग चीज है, प्रसाद सर आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, 31% जो आपकी प्रमोटर होल्डिंग है वो करंटली प्लेज्ड है विद एसबीआई इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो क्या आईपीओ के बाद आप इसे रिड्यूस कर देंगे या चली जाएगी ये सर? Yes, sir, we are planning, because that was taken by as a process of the industry standards, when there was no value for that, that was totally locked. It is not a public limited company. I mean, it's not a listed company. The entire pledge was given to take the working capital. Yes, after the public issue, we have all measures in place to release it and, de-pledge the shares. Okay, so after the IPO, कोई भी आपकी holding pledge नहीं रहेगी. Is that right? No. Yeah, in a staggered manner, we are negotiating with the banks. We will get it released. अंडरस्टूड. प्रसाद सर, भारद्वाज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस से बात करने के लिए और अपनी अपकमिंग आईपीओ के बारे में हमारे साथ डिटेल्स शेयर करने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक. आशा करते हैं कि आपका इशू भी और बाजार में शुरुआत भी बढ़िया रहे. बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. वेडनेसडे को आईपीओ खुल रहा है और अनिल जी से वेडनेसडे को राय भी लेंगे और बताएंगे भी आपको कि क्या करना है इस इशू में, पैसे लगाने हैं या नहीं. फिलहाल आज के लिए ये था आपके लिए नई आईपीओ का मैनेजमेंट. आइए लेते हैं, कुछ पिक्स रह गई हैं हमारे एक्सपर्ट से बात करने के लिए, और लेते हैं उनकी पोजीशनल कॉल्स भी और शॉर्ट टर्म पिक्स भी लेना बाकी. शॉर्ट टर्म पिक्स लेने बाकी हैं. सेठी साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म कॉल सर. बिल्कुल दीपांशु, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है HBL पावर, जो अभी 269 के लेवल्स पे ट्रेड करता है. शॉर्ट टर्म टारगेट है 285 के, स्टॉप लॉस रखना है 260 रुपीज का. दीपांशु, इस स्टॉक को पहली बार मैंने 6 जून को रेकमेंड किया था 127 के लेवल्स पे, और उस समय एक्चुअली ये ओडिशा में जो एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद ये स्टॉक रडार पे आया था. तो ये कंपनी जो ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि कवच बनाती है, और वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है भारत में जो ये काम कर रही है. और हाल ही में इनको ईस्टर्न रेलवे से भी 220 करोड़ का ऑर्डर मिला, और हमने देखा सरकार ने भी अनाउंसमेंट करा है 1 लाख करोड़ का स्पेंड करेगी ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, जिसके अंतर्गत वो पूरे रेलवेज के सिग्नलिंग सिस्टम को रिवैम्प करेंगे और ये जो कवच है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सभी सेक्टर में. तो इस कारण से मुझे लगता है ये स्टॉक के पास एक बहुत बड़ी कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी. और इतना ही नहीं, ये कंपनी बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी बनाती है. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी निकल कैडमियम बैटरीज बनाने वाली कंपनी है, जिसके ग्लोबल प्रेजेंस है, 80 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है. और डिफेंस के लिए भी बैटरीज बनाती है, जैसे सबमरीन्स है, टॉर्पीडोज है, मिसाइल्स है, एयरक्राफ्ट है, इन सब के लिए बैटरीज बनाती है. सीमेंस को ग्लोबली बैटरीज सप्लाई करती है फॉर अपने उनके कोचेस के लिए. बाकी बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स हो गए इसके. आज जून क्वार्टर में बहुत ही दमदार नतीजे थे इसके. पैट आया 51 करोड़ का, जो पिछले साल 19 करोड़ का पैट था. तो इस तरह की दमदार कंपनी है. स्टॉक अपने हाइट से रिसेंटली करेक्ट भी होया हुआ है, मुझे लगता है खरीदना चाहिए फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 285, स्टॉप लॉस ऑफ 260. ओके, पाले साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक सर. तो दीपांशु जी, शॉर्ट टर्म पिक में रहेगी वेरॉक इंजीनियरिंग. ये स्टॉक में देखें तो सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिले, और जिस तरीके से स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, हमें लगता है वेरॉक इंजीनियरिंग यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा. शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट इसके करीब 540 से लेके 560 तक के. स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 440 के आसपास.
और मेहुल जी की 10 की कमाई का स्टॉक भी था ये। हिमांशु जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक कौन सा है? जी दीप गेटवे डिस्टिलरी पार्क, मुझे लगता है लॉजिस्टिक स्पेस का ये स्टॉक एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में है और मुझे लगता है कि इस स्पेस में जिस तरह से वापस से बज बनता हुआ नजर आ रहा है, ये स्टॉक पर नजर रखना चाहिए। 90 रुपए के आसपास स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। कोई भी स्टॉक में गिरावट मिलती है 87-88 रुपए तक स्टॉक में पोजीशन बनाने की, ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर 82 यानी 82 का स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर 120-125 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो गेटवे डिस्टिलरी पार्क रहेगा आज पोजिशनली 10 की कमाई के तौर पर खरीदारी करके चलने की सलाह। जय, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक? बिल्कुल दीप आरसीएफ ये मेरी 10 की कमाई का स्टॉक है। 132 रुपए 80 पैसे 133 रुपए के रेंज में आप खरीदे इसे। यहाँ पे दीप जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 112 112 पर आप एक स्टॉप लॉस लगाए, यानी कि 20 रुपए के आसपास का आपका एक डाउन साइड रिस्क है आरसीएफ में। बट पोटेंशियल टारगेट्स ऊपर में दीप इसके जो निकल कर आ रहे हैं, 180 रुपये पहला टारगेट रहेगा मेरा, 200 रुपये का दूसरा टारगेट, 180-200 ये रेंज में आपको देखने मिल सकता है। आरसीएफ काफ़ी लंबे समय के बाद एक बहुत ही बड़े रेंज का ब्रेकआउट आया, उसको रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद अब दीप यहाँ पे स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। वॉल्यूम्स में एक इजाफा देखने मिल रहा है, मोमेंटम में क्लियर एक बुलिश क्रॉस ओवर एट ऑल द डिग्रीज देखने मिल रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पोजिशनल प्ले फ्रॉम हियर ऑन। आरसीएफ में खरीदारी करने की सलाह। ओके और ये था आपके लिए सेठी साहब की लॉन्ग टर्म पिक भी। बग्गा साहब से एक आखिरी सवाल लेना है। बग्गा साहब, पहले तो माफी चाहूंगा, प्रीवियस आंसर में आपको कट शॉर्ट करना पड़ा सर, प्रधानमंत्री आ गए थे। और बाय द वे जो हमारा 11 बजे का स्पेशल शो था उसे भी हम अब शिफ्ट कर रहे हैं 1 बजे, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन है लोकसभा में थोड़ी देर में खुलने वाला है। कोई एक्सपेक्टेशन सर? ये जो है ऑलरेडी एजेंडा सेट हो गया, पहले तो बात चल रही थी 1 नेशन 1 इलेक्शन आ सकता है, कुछ और हो सकता है, बट जो प्रधानमंत्री बोल के गए और फिर जो आगे का आउटलुक बन रहा है सर वहां से? नहीं, बहुत मुश्किल है कहना दीप। जो ये जो एक्ट्स जो लिस्ट हुए हैं वही अभी तक इंफॉर्मेशन है, देखते हैं और क्या आता है। बहुत मुश्किल है अभी कहना, और मार्केट कुछ एंटिसिपेट नहीं कर रहा। अभी मार्केट में कुछ फैक्टर्ड इन नहीं है, तो देखते हैं क्या कल के आता है अगले 3 दिनों में। बिल्कुल, तो चलिए स्पेशल सेशन पर नजर है। 11 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन है, उसके साथ भी हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारा स्पेशल शो जो है अब आपके लिए 1 बजे हमने टाइम थोड़ा शिफ्ट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा साहब आज शो में अपना साथ देने के हफ्ते की शुरुआत में। एंड ऑफ कोर्स सेठी साहब, पालविया साहब, एसपीएल मिड कैप्स के लिए, हिमांशु जी, बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी और जय ठक्कर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ शो का करेंगे समापन। जय हिंद।